नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और जी न्यूज पर आज वो शो आप देखने वाले हैं जो 3 मायनों में सबसे खास है। पहली वजह है ये उस टॉपिक के ऊपर है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि गाड़ियों में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के पेट्रोल में जो सवाल उठ रहे हैं उनको आंसर करने वाला है। दूसरा खास बात यह है कि जिस पैनल से आपको मैं मिलवाऊंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना खूबसूरत, एजुकेटेड और एक्सपर्ट पैनल एक ही टॉपिक पे इस विषय पर खासकर आपने कहीं और देखा नहीं होगा। तीसरा ये मीडिया की भाषा में जिसे ग्राउंड जीरो हम कहते हैं, तो ग्राउंड जीरो पर ही हम हैं एक वर्कशॉप में। एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, जो लोग गाड़ियों को ठीक करते हैं, मैकेनिक्स जो होते हैं वो हमारे साथ होंगे, जो बताएंगे भी कि थ्योरी जो आ रही है सामने, जो अलग अलग सोशल मीडिया पर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं कि भाई किसी के टैंक में चींटियां घुस गई हैं, कहीं टैंक्स में आपको मक्खियां दिखाई पड़ेंगी, लोग कह रहे हैं कि उनके टैंक्स के अंदर पानी भर गया है। ये सब हो रहा है या सिर्फ ये सोशल मीडिया की हवाबाजी ही है? इसके फैक्ट्स क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसके असलियत क्या है, और सबसे ज्यादा बात कि आम यूजर के लिए ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो सही है, गाड़ियों के लिए खतरनाक है, पॉलिसी एक्सपेरिमेंट है, या क्या चीजें हैं? एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास शर्मा हैं जो कि इस वर्कशॉप के ओनर हैं। अमित खरे हमारे साथ हैं, आज कारगुरु से ऑटो एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ। राज कपूर जी हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। प्रोफेसर तौकीर अहमद हैं, एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री हैं और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में इनकी एक्सपर्टाइज है। शराफत अली हमारे साथ होंगे, इंजन मैकेनिक भी होंगे। जगदेव कलसी हमारे साथ हैं, को फाउंडर हैं V3 कार्स के। उसके अलावा निश्चल सिंघानिया हैं, पेट्रोल एक्सपर्ट हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के। और आशुतोष कर्नाटक हमारे साथ हैं, फॉर्मर चेयरमैन एंड MD हैं गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। अब 2 पार्टों में ये पूरा डिस्कशन होने वाला है, एक है थ्योरी का और एक है प्रैक्टिकल का, जो आमतौर पर विज्ञान की भाषा में हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई थ्योरी कहती क्या है E20 के बारे में, थ्योरी कहती क्या है इंजन्स के कंपैटिबल होने के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे कि लोगों को परेशानियां क्या आ रही हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, सोशल मीडिया पर कई वीडियो से आप भी फेमिलियर होंगे, लोग कह रहे हैं कि भाई इंजन में चींटियां घुस जा रही हैं, इंजन में पानी भर जा रहा है। कितना सच है E20 को लेकर के? E20 में पानी शायद ज़रूर आपको दिख सकता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है, वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। और अगर बहुत देर तक गाड़ी खड़ी रहे तो हो सकता है कि इट विल अब्जॉर्ब सम मॉइस्चर, तो सेपरेशन हो जाएगा, मतलब इथेनॉल, पानी और फ्यूल जो है अलग अलग हो जाए अगर गाड़ी बहुत देर तक खड़ी रहे तो। लेकिन उसमें मक्खियाँ नहीं घुसेंगी, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि ब्लेंडिंग को लेकर जो जितनी शिकायतें आ रही हैं अभी, ये एग्जिस्ट करती हैं या परसेप्शन में ज़्यादा है? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो गई है इस विषय पे। अगर हम एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की बात करें तो दिल्ली में है, हम 2 साल से E20 बेच रहे हैं। और अगर 2 साल से बिक रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो अब रिसेंटली बनाया जा रहा है, मतलब लोगों को पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। और शुरू हमने किया था E5 से E10, E12 और E20। तो ऐसा नहीं है कि E20 अगर इतने सालों से चल रहा है तो एकदम से कोई, जैसा कि मैंने कहा, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाई गई है। जगदेव जी, मुझे बताइए जरा, आपका रिव्यू क्या है इस बात को लेकर के? सर कह रहे हैं कि भाई गाड़ी में बहुत कोई खासी दिक्कत है नहीं, अब चूंकि ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब जाकर बना है तो अब रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई दिक्कतें हैं। एक्चुअली सबसे पहले जो एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, जैसे सर ने बोला E20 कंपैटिबल, सो कंपैटिबल इज एन इंजन जो E20 फ्यूल के साथ भी वर्क कर सकता है। वो E10 के लिए बना हो सकता है, वो हो सकता है E5 के लिए बनाओ, बट E20 भी उस इंजन के साथ आप रन कर सकते हो उस इंजन को। सो पॉइंट ये है कि E20 कंपैटिबिलिटी तो कार मेकर्स दे रहे हैं, बट डू वी गेट द सेम काइंड ऑफ वारंटी और डू वी गेट द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के परफॉर्मेंस वाइज? वो चीज़ बायर को अभी पता नहीं है। सो दैट थिंग हैज़ टू कम फ्रॉम आइदर कार मेकर और फ्रॉम द गवर्नमेंट, के वो कार मेकर्स को डायरेक्ट करें कि क्लियरली बताओ कि आप लोग अपनी, अगर हम फ्यूल में एथनॉल को रेज कर रहे हैं, देन आर यू सपोर्टिंग द कंज्यूमर? क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर ने तो लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड करके कार ली है। अब उस कार के 15 ईयर्स की लाइफ में जिसके लिए उसने पहले पैसे दिए हैं, क्या वो 15 साल के लिए उसको वो फ्यूल मिलेगा जिस फ्यूल के लिए वो इंजन बना है, या कंपैटिबल है? और कंपैटिबल है तो फिर कार मेकर्स उसको सपोर्ट। ठीक है सर, अब मैं यही पूछता हूँ, आस्क कारगुरु, मैं आपके पास में आता हूँ। मुझे बताइए सर कि जो आपने सर्विसिंग की बात की, जो कंपनीज हैं वो उतना सर्विसिंग दे रही हैं कि नहीं दे रही, वारंटी दे रही कि नहीं दे रही, तो कंपनीज को इस बारे में कोई एतराज है?
कंपनीज को एतराज नहीं है, कंपनीज भी गवर्नमेंट हरदीप बरार का के स्टेटमेंट स्कैनिंग कुछ दिन अंडर पहले हमने सुना था एक। बिल्कुल जी। कंपनीज का स्टेटमेंट बहुत लिमिटेड होता है। हाँ। उसका रीजन ये है कि वो भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है जो गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज होता है, तो उनको बोलते समय अपने ऊपर राशनिंग करनी पड़ती है। ये वो सच बात है जो सबको ये बड़ा एक्सेप्ट करनी चाहिए। स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि कंपनी मतलब किसी अपनी बाध्यताओं के चलते चीजें कह नहीं रही हैं। बिल्कुल, काफी हद तक बात सही है, लेकिन हाँ। ये भी सही है, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ हाँ। कि मार्केट में E5 रेडी व्हीकल, E10 रेडी व्हीकल बहुतायत में मौजूद है और इनकी संख्या ये मानी जा रही है कि ऑलमोस्ट जी। नियरली 78% है हाँ। इंडियन मार्केट में जो रनिंग कंडीशन में है। जी। यानी मेजॉरिटी हाँ। E5 E10 के लिए है। हाँ। और फ्यूल कहीं भी E5 E10 रेडी अवेलेबल नहीं है। थियरी की हमने बातें सुनी, मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि परेशानियां लोगों को आ रही हैं आपके पास जो गाड़ी सर्विसिंग के लिए आती हैं या मेंटेनेंस के लिए आती हैं। सर परेशानी इन द सेंस सिंस इट इज़ अ वेरी इनिशियल स्टेज हाँ। और इतना मिसकंसेप्शन और इतना मिसअंडरस्टूड किया गया है इसको कि हर एक ब्रेकडाउन को कोरिलेट करने की कोशिश की जा रही है कि इट इज़ अ फ्रॉम पेट्रोल। बट जैसा कि सर ने बताया कि हमारी वारंटी प्रोसीजर्स वो डिफाइन किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर से, और परेशानी इन द सेंस हमारी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लाइक अगर मैं प्रैक्टिकली बात कहूँ तो लाइक कल मैं अगर मैं पेट्रोल डलवाने गया पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ कहीं भी ऐसा सच मेंशन नहीं होता। इवन जो कार ओनर्स हैं अब जाके शायद धीरे धीरे जागरूकता आ रही है कि किस ब्लेंड का हमें पेट्रोल मेरी गाड़ी कॉम्पिटेंट है, उसमें E5 डलना है, E10 डलना है या E20 डलनी है। सो वी शुड आस्क बिफोर रिफ्यूलिंग कि सर जो आप डाल रहे हो ये क्या E20 है E5 है। थोड़ी सी हमें जागरूकता अपने आप में भी लानी होगी सो दैट वी कैन ड्राइव सेफली एंड मुझे लगता है इसमें जो एजेंसीज हैं या जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से कम्युनिकेशन अगर हो तो शायद ज्यादा बेटर होगा एंड यूजर के बारे में। सर मुझे एक बात मुझे बताइए आप, मैं ये बातें छोड़ देता हूँ कि भाई पॉलिसी क्या है, मैं ये छोड़ देता हूँ गारंटी की वारंटी है कि नहीं है। मैं एक आम पेट्रोल गाड़ी का यूजर हूँ जिसके बाद 2020-2021 मॉडल की गाड़ी है। अब अगर मैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता हूँ तो मेरी गाड़ी के इंजन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, अगर आ सकती हैं तो किन हालात में और क्या दिक्कत है? देखिए फ्यूल जो है E20 E10 जैसे ही आप इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो उसकी जो काम करने की क्षमता है उस फ्यूल की वो कम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि सेम काम करने के लिए आपको ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा, तो यू विल फर्स्ट फेस कंजम्पशन इश्यूज। ठीक है। फिर जो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी का माइलेज कम हो गया, होगा दैट इज बेसिक केमिस्ट्री, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर काम कम करती है तो पैसे भी कम होने चाहिए, मतलब लॉजिक वो हो नहीं रहा। हाँ। ना आप बता रहे हैं तो आप कस्टमर को बता नहीं रहे कि आप क्या खरीद रहे हैं, आप उसको ऑप्शन भी नहीं दे रहे कि पैसे कम दे दो और थोड़ा हल्का फ्यूल ले लो, वो भी नहीं कर रहे। और ये भी गारंटीड है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म जो इथेनॉल है वो आपके रबर और प्लास्टिक पार्ट्स पे इफेक्ट करेगी। हाँ। अब वो आज करेगी, 1 साल बाद करेगी, 5 साल बाद करेगी, वो एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन करेगी। इस इथेनॉल ब्लेंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार के 2 तर्क हैं। पहला तर्क तो ये है कि भाई इससे जो डिपेंडेंसी है फ्यूल इंपोर्ट की वो हमारा कम हो जाएगा। दूसरा सरकार का तर्क ये है कि इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा। ये दोनों फैक्ट सही हैं? जी, ये दोनों ही फैक्ट सही हैं, क्योंकि देखिए आपकी जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। जैसा हम लोग बार बार बोलते हैं कि 90% ऑयल इज बीइंग इंपोर्टेड और करीब करीब 13 लाख से 15 लाख करोड़ रुपए का हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो आपके लिए आपकी जो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? आपकी अर्थव्यवस्था ऐसी ही चलेगी। तो इससे डिपेंडेंसी कितनी कम हो जाएगी सर? आप इसकी डोमेस्टिक ये कम करिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाइए। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? या तो आप ऑयल पैदा करिए धरती के नीचे से, या आप ऐसे माध्यम अपनाइए जैसे कि ब्लेंडेड इथेनॉल है, इसका इस्तेमाल करिए। मेरे को याद आ रहा है करीब करीब 2010 के आसपास से इसमें काम चालू हो गया था। मेरे को अभी भी बिल्कुल एकदम रिमेम्बरेंस आ रही कि हमारा मंत्रालय बोलता था कि भाई 2016 में 1.5% के आसपास का तो 2010 मेरे को याद आ रहा है जब हम लोग मैं जब गेल इंडिया में काम कर रहा था,
तो उस टाइम पे ऐसी मेरे को मेमोरी में अभी याद आ रहा है कि ये बोला जाता था कि 10% इथेनॉल हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, बड़े हम खुश रहते थे बिकॉज वी आर फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और हम कभी भी नहीं चाहते इससे इंपोर्ट में सर कितना असर पड़ेगा मेरे को, हमें इकोनॉमिकली कितना फायदा होगा? अभी जो कल एक डेटा मैंने पढ़ा कहीं पर, करीब करीब 1,80,000 करोड़ रुपए बचा है हमारा, 1,80,000 करोड़ इंपोर्ट का बचा है। तो अगर हम 10% भी कम करते हैं तो कितना 10 से 20% अगर हम कम करते हैं then our import cost will be reduced. That is number one. Number two, आप इथेनॉल बनता कैसा है? इथेनॉल बनता है आपके हर्ष से बनता है, शुगर केन से ज्यादा बनता है, मोलासेस से ज्यादा बनता है। तो इनके जो किसान होंगे, जो किसान अपना पैदावार पैदा करेंगे, जो मंडी तक अपना गन्ना लेके जा रहे हैं या हर्ष लेके जा रहे हैं, उनको अच्छा प्राइस यहाँ मिल सकता है। मेरे सामने एक इंजन है, मैं क्या अगर इंजन के पास ले जाके मुझे बताएं, तो एक लेमैन के तौर पर मुझे बताएं कि भाई कहाँ जो रबर शाफ्ट होती हैं वो उनकी दिक्कतें होती हैं, या कहाँ पर इंजन में इस ब्लेंड पेट्रोल के साथ दिक्कत हो जाती है? इसमें सारा इंजन नहीं है। जो फ्यूल टैंक से फ्यूल सप्लाई या फ्यूल फ्लो आता है वो जब तक तो गाड़ी के साथ चल रहा होता है तो मेटल ट्यूब में होता है, लेकिन जब उसके पास आता है, क्योंकि ये इंजन हिलता है इसलिए उसमें एक रबर पाइप भी होती है, तो हो सकता है। वी डोंट हैव डेटा फॉर दैट, बट द इंटरनेशनल फीडबैक इज कि it will slowly affect the rubber component as well as कोई भी o-ring seal वगैरह कुछ भी अगर होगी, it will affect that and it will make it leak। तो अब वो कब करेगी cannot comment। अच्छा, लेकिन I mean theory says that it will affect। ठीक है। प्रैक्टिकल सर क्या कहता है हमें कि क्या क्या उनकी उम्र पर कितना अंतर पड़ता है? क्योंकि पंप का काम है पेट्रोल को ट्रेवल कराना हर एक वाइटल पार्ट से, सो डेट इंजन आपका रनिंग कंडीशन में रहे। वो कोरिजन पार्टिकल जहां भी जाएगा जंग लगता है, मतलब ये आप कह रहे हैं ना। मैं कुछ बेसिक सवालों पे आता हूं और उन बेसिक सवालों को लेकर के मैं हर एक गेस्ट के पास में जाऊंगा जो सवाल उठ रहे हैं। देखिए मुझे पहले बताइए कि क्या कोरिजन होता है? ऑफ कोर्स सारे एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं तो होता है। इस बात को मानते हैं? मेजर इम्पैक्ट डालता है? इम्पैक्ट डालता है फॉर श्योर। अब वो मेजर उस पर डिपेंड करता है कि किस इंजन में कौन सा फ्यूल कितनी देर के लिए यूज हुआ। सो फॉर एग्जांपल अगर आप E20 कंपैटिबल इंजन में E20 या E20 से लोअर फ्यूल यूज करेंगे तो बेसिकली वो इंजन बना ही उस फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए, वो अपनी लाइफ निकाल जाएगा। आप उसमें E25 E30 डालोगे तो इवेंचुअली वो डिग्रेड जल्दी होने ऐसा है कि भाई इस मैन्युफैक्चरिंग ईयर से बाद की जो गाड़ियां हैं वो E20 को सपोर्ट करेंगी, इसके पहले नहीं करेंगी, ऐसा कोई बेंचमार्क ईयर है? सो अब गवर्नमेंट ने जैसे जब से फ्यूल देना स्टार्ट कर दिया तब से सारे कार मेकर्स ने व्हाट आई वाज सेइंग इनिशियली E20 कंपैटिबल बोलना स्टार्ट कर दिया। नाउ कंपैटिबिलिटी कैन बी के पुराने इंजन्स भी कंपैटिबल थे कि वो वाले भी E20 फ्यूल पे चल सकते थे। चल तो रहे, लेकिन कितना चले ये नहीं पता। वो पहले अगर 1000 किलोमीटर चलता था वो 800 चलेगा, 900 चलेगा या 1100 चलेगा, ये नहीं पता। अब मुझे बताइए सर कि कितना लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? लाइफ पे इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी भी मार्केट में चूंकि लगभग 2 साल से E20 फ्यूल आ चुका है, तो मार्केट में दिल्ली NCR के मार्केट में स्पेशली जहां पे सबसे पहले आया था E20, वहां पर सबसे ज्यादा फ्यूल पंप की शिकायतें हैं खराब होने की, और फ्यूल टैंक के भीतर लगने वाला पंप एक्चुअल में लो प्रेशर पंप है। क्या कॉस्ट होती है सर फ्यूल पंप की ऑन एन एवरेज? फ्यूल पंप आप ये देखिए मॉडल टू मॉडल उसकी कॉस्ट वेरी करती है। ऑन एन एवरेज आप बताते हैं कि 5000 से 8000 के बीच में आता है, 10000 से 12 के बीच में आता है। इट कैन वेरी फ्रॉम 10,000 to 1 लाख रुपीस। मैं एक बात दर्शकों को कहता हूं सर, मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा कि भाई 2019 के बाद में जिन लोगों ने गाड़ियां ली हैं उनकी गाड़ियां कंपैटिबल हैं, जैसा कि जिस शब्द पर बहुत जोर दिया था जगदेव ने, चलेंगी तो कैसी चलेंगी, कितना चलेंगी, ये अभी डेटा आना बाकी है। मैं सही कह रहा हूं सर? एक्चुअली एक और चैलेंज है जी, केवल चलेंगी, कंफर्टेबल है, लेकिन एवरेज वो भी कम देंगी। इस बारे में बात कब करेंगे? एग्जैक्टली। किसी गाड़ी के इंजन को दिखाते हुए सर आप समझा सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं किसी भी गाड़ी के दोनों जो गाड़ी खड़ी? बिल्कुल बिल्कुल समझाया जा सकता है। अगर आप नॉर्मल इस गाड़ी पे खोलने की जरूरत है, इस गाड़ी में आए तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है, वो होगी वहाँ पीछे पंप से, पीछे फ्यूल टैंक से। फ्यूल टैंक से फ्यूल टैंक फाइबर का बना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो पंप बना हुआ है वो पंप अलग ढंग से डिजाइन किया गया है, उसकी अलग थ्योरी है, अलग यूजेज है, और उसके फिल्टर्स भी हैं जो जल्दी जल्दी क्लॉग हो रहे हैं, और जिसकी वजह से बार बार फ्यूल पंप खोलना पड़ा। एक फ्यूल पंप खोलने में अगर फिल्टर बदलते हैं कॉस्ट कम है, लेकिन फिल्टर बदलवाने की कॉस्ट। एक सेकंड सर, विकास जी, फ्यूल पंप खोलने की कॉस्ट क्या होती है?
फ्यूल पंप अगेन उसकी लोकेशन तो बिल्कुल कॉमन है हर एक कार में। हाँ। और अगेन उसकी कॉस्ट वेरी करती है मॉडल टू मॉडल। एक रेंज मुझे बता दीजिए सर। देखिए आपके यहाँ जो ज्यादातर गाड़ियाँ खड़ी है वो लग्जरी सेक्शन की गाड़ियाँ खड़ी है। अगर हम सर डीलरशिप में FRT की बात करें तो अराउंड जो चार्ज होता है वो होता है 1200 रुपये पर घंटा। हाँ। और फ्यूल पंप खोलना और उसको रीअसेंबल करना, दोबारा रिफिट करना, इट टेक अराउंड 3 to 4 hours। तो आप 4800 रुपए से 5000 रुपए बीच मिनिमम कॉस्ट आएगी, खाली लेबर चार्जेस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा फ्यूल पंप की कॉस्ट अलग होगी। बिल्कुल। ठीक है सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आप लाइनिंग में आए, यहाँ तक पहुंचे इंजेक्टर के पास तक, फिर इंजेक्टर में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर इंजेक्टर क्लीन भी कराने पड़ते हैं तो किसी कार में 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 4 इंजेक्टर लगे हैं, उन चारों को क्लीन कराना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट अलग से बढ़ जाएगी। और इस कॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये नॉर्मल सर्विस में इंक्लूड नहीं होती है, ये एडिशनल खर्चे में शामिल होती है और ये सारे खर्चे बदलेंगे। खर्चा बता रहे हैं सर, ये कितने किलोमीटर की रनिंग के बाद होता है? नॉर्मली इन्हें 2 से 3 साल या फिर आप ये कहें कि लगभग 30,000 किलोमीटर के बाद इन सबको वापस से बार बार करना पड़ेगा। ड्यूरेशन कितना कम हो जाएगा? मुझे लगता है कि 30,000 से 40,000 किलोमीटर बाद बार बार आपको ये सब चीजें रूटीन में करवानी पड़ेंगी। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद क्या ये कम हो जाएगी किलोमीटर? हाँ, ये किलोमीटर्स कम हो जाएंगे। किलोमीटर्स एक्चुअल में वैसे पहले तो 50,000 किलोमीटर थे, अब ये 30-40,000 हैं। मेजर सर्विसेज जैसे हम देखते हैं ना कार मेकर्स की, वो यूजुअली 40,000 किलोमीटर के अराउंड होती है। हाँ। सो वो 40,000 किलोमीटर की जो मेजर सर्विस फॉर पेट्रोल कार थी, उसमें जो जैसे सर ने बोला कि इंजेक्टर क्लीनिंग और ये सब चीज़ें वो इंक्लूडेड होती थी। अब वही जो चीज़ मैं पहले बोल रहा था कि कार मेकर्स की तरफ से भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि क्या मेजर सर्विस अब हम 20,000 किलोमीटर पे करेंगे। नो, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन कार्स को प्रॉब्लम हो रही है और इवेंचुअली कंज्यूमर शायद 20-30 हजार किलोमीटर के बाद ही जाने लग जाए इन प्रॉब्लम्स को लेने के बाद। बट वी डोंट हैव क्लैरिटी मुझे ऑन दो पक्ष एकदम साफ नजर आ रहे हैं सर। मेरे पास एक साइड ये नजर आ रही है जो कि जिसके पास अपने फैक्ट्स हैं इस बात को बताने के लिए कि भाई E20 जो फ्यूल है उससे दिक्कतें आ सकती हैं, और एक पक्ष हमारे पास है जो ये बताने के लिए, जिसके पास अपने फैक्ट्स बताने के लिए कि दिक्कतें बहुत बड़ी नहीं है, इन दिक्कतों को सॉर्ट किया जा सकता है। मैं आपका रिव्यू मांग रहा हूं। It's very difficult to say negative or positive. There are multiple layers to this. ठीक है, So- कदम सही मान रहे हैं आप? कदम सही है, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बताइए सर। सर ये 100% पॉजिटिव है जी। लाइक मैंने कहीं पढ़ा था कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं। हाँ, तो हम देकर जाना चाहते हैं। हम क्या पोल्यूटेड सिटीज और पोल्यूशन देकर जाना चाहते हैं। हाँ। अगर सरकार या कोई भी एफर्ट ये लग रहा है कि हमारा पोल्यूशन कम होना चाहिए, जी। देन आई थिंक इट इज अ वेरी इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप। जी, So, जगदीप मेरा पहले तो सर ने डेटा की भी काफी बात की और V3 कार्स पे हम डेटा पे ही प्ले करते हाँ। हैं। तो हमने फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट्स ये किए हैं। आपका डोमेन आ गया। हमारा डोमेन है। तो ग्लांजा की फ्यूल एफिशिएंसी पे हाँ। प्री E20 और पोस्ट E20 सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा डिफरेंस सिटी फ्यूल एफिशिएंसी में है, जहाँ पे पहले वो 17 के अराउंड की किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दे देती थी, लेकिन अब वो ड्रॉप होके 12 से कम आ गई है। सो दैट्स अ 5 किलोमीटर पर लीटर ड्रॉप इन सिटी। हाईवेज पे फ्यूल एफिशिएंसी पे ड्रॉप नहीं है विद E20 पेट्रोल। सो मुझे नहीं पता, मे बी पीपल एक्सपर्ट्स कैन टेल कि ऐसा क्यों है कि सिटी में सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, जहाँ पे कार Almost 30-31% रुकती के चलती आसपास का रुकती drop चलती आया है। राइट, सो फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप है, दैट आई कैन डेफिनेटली से। सवाल थे जो कि पब्लिक डोमेन में जो सवाल थे, लोगों के बारे में अलग अलग शंकाएं थी। आपने अलग अलग वीडियो जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया वो भी आपने देखा होगा। हमारी कोशिश इस शो को आप तक लाने की और इन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करके एक जगह लाने की सिर्फ ये थी कि जितने सवाल हैं, जितनी आशंकाएं हैं या जितने भ्रम हैं, उसके बारे में आपको सही जानकारी मिल सके। ज़्यादातर जो पैनलिस्ट हैं इस बात से सहमत हैं कि बेहतर कदम है, आने वाली जनरेशन के लिए कंस्ट्रक्टिव स्टेप के तौर पर देखा जाना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में, लागू करने में फिलहाल के तौर पर दिक्कतें आ रही हैं जिनको कि एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस पैनल के लिए।